हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ मानकर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड की। सिविल कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन द्वारा लगाया गया था। अब फ्रांस में भी ऐसे रिफॉर्म्स लगाए गए थे, राइट। सो क्या था, हम वो जानने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले उसने फ्रांस पे कॉन्कर किया, फिर बाकी टेरिटरीज पे। तो उसने फ्रांस में कुछ रिफॉर्म्स लाए, राइट। अब फ्रांस में जो रिफॉर्म्स लाए, उसे ऐसा लग रहा था कि जो बाकी के अंडर कंट्रोल एरियाज है, उसके टेरिटरीज है, उसमें भी वो रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो इनडायरेक्टली उसने क्या किया, फ्रांस में जैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, वैसे अदर टेरिटरीज जो उसके कंट्रोल में थी वहां पर भी डेमोक्रेसी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी। अब डिस्ट्रॉय कैसे, उसने ऐसे मेजर्स लाए। लाइक डेमोक्रेसी में रहता है कि दो तीन पार्टीज रहती है, वो वन अगेंस्ट फाइट करती है, वैसा कुछ नहीं था। नेपोलियन ही रूल कर रहा था और उसने ऐसे कुछ मेजर्स लाए जो पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव थे। आपको भी पता है, जैसे एक चीज के पॉजिटिव्स भी रहते हैं, नेगेटिव्स भी रहते हैं, तो उसके मेजर्स के भी पॉजिटिव्स भी थे और नेगेटिव्स भी थे। तो सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी। अब उसने पूरी तरह से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट परफेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। अब क्या हुआ, सी डेमोक्रेसी को फुल्ली वो डिस्ट्रॉय कर चुका था, राइट। फ्रांस में जाकर फिर धीरे धीरे बाकी के टेरिटरीज में उसने नए नए रिफॉर्म्स लाए, जो फ्रांस में उसने ऑलरेडी इम्प्लाई कर चुके थे, वो उसने धीरे धीरे बाकी टेरिटरीज में लाए। एंड धीरे धीरे उसने पूरी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट परफेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, राइट। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। फ्रांस वगैरह जो भी अंडर कंट्रोल उसका आइडिया था, वहां पर नहीं देखने मिल रही थी, वहां पर देखने मिलते थे, सॉरी, और बाकी के एरियाज में नहीं देखने मिलती थी। सो ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी बट परफेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। अब ये सारे मेजर्स हैं। अब कुछ पॉजिटिव्स थे जो लोगों के हित में थे, और जो कुछ नेगेटिव्स थे जो लोगों के हित में नहीं थे। बट बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि भले ही उनके हित में बहुत सारी चीजें हों, बट जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उनके लाइफ के ऊपर उतने ही अफेक्ट कर रहे थे, उतने ही ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे। तो लोगों को बाद में रियलाइज हुआ। पहले बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स को लगा कि जो सेंसरशिप है वगैरह ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो मॉडर्नाइज किया गया है वेट एंड मेजर्स को, जो जिस तरह से वेट एंड मेजर्स को नई तरीके से इम्प्लाई किया गया है, वो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल अलाउ करता है। फिर ऐसे ही कुछ बहुत सारे उन्हें ऐसे मिथ्स लगे जो उन्हें अलाउ कर रहे थे लिव करने के लिए। बट बाद में उन्हीं लोगों को समझ में आया कि नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जो उन्हें ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दोस्तों कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी या बाकी की सोसाइटीज थी, वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, क्लर्की, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट 2 स्टेट्स को बिल्कुल भी टैक्सेशन वगैरह ऐसे बर्डन वगैरह डालने की कोई चीज नहीं थी। उन्हें बेस्ड ऑन बर्थ ही उन्हें प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। मतलब तुम फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में हुआ तो तुम्हें बेस्ड ऑन बर्थ मिल जाएंगे प्रिविलेजेस, उसका कोई टेंशन नहीं। बट जो थर्ड स्टेट था उनके ऊपर टैक्सेशन का बर्डन था, बाकी रेवेन्यूज का बर्डन था, ये सब कुछ। बेस्ड ऑन बर्थ सारे प्रिविलेजेस एबॉलिश किए गए। मतलब ऑन योर कैपेबिलिटी नाउ यू विल गेट द प्रिविलेजेस, नॉट ऑन द बर्थ, राइट। एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अब सबसे पहले जब नेपोलियन नहीं आया था, उसके पहले जब ये किया गया, व्हाट वी से रूल्स बनाए गए, तब क्या था कि राजा के लिए अलग लॉज होंगे, मंत्री के लिए अलग लॉज होंगे, फार्मर के लिए अलग लॉ होगा, फिर जो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग लॉ रहेगा। ये ऐसा कुछ तो सिस्टम चल रहा था। बट क्या किया नेपोलियन ने? एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या? राजा हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन हो या फार्मर हो, सबके लिए एक ही लॉ रहेगा। जैसे इंडिया में रहता है वैसे सबके लिए एक ही लॉ रहेगा। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्लियर हो गया तो ओके, थैंक यू। सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? सबसे पहले सिस्टम में क्या रहता था, प्रॉपर्टी तुम्हारा या मेरा इसका नहीं देखते थे। अगर तुम रेवेन्यू या टैक्स नहीं भर पाते तो वो प्रॉपर्टी हमारा हो जाता है। या किसी भी मायने से अगर फार्मर से बड़ा कोई प्लेस पे रहेगा तो वो बिना बताए वो प्रॉपर्टी उसका हो जाता है। पर अभी राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी है तो तुम्हें राइट है कि तुम्हारा उसके ऊपर पूरा हक बनता है।
अभी नेपोलियन के आने के बाद क्या हुआ कि कोई भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। यू हैव द राइट कि तुम्हारा प्रॉपर्टी के ऊपर तुम्हारा पूरा हक है, कोई भी आके तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके जा नहीं सकता, राइट। ये वाला एक और मेजर लिया, रिफॉर्म लिया, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब कैसे था, एक रीजन है उसमें 3-4 रीजन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, 3-4 रीजन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सो ऐसा हो रहा था। सो नेपोलियन ने क्या किया, हर एक रीजन के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, राइट। सो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बना दिए जिससे सिंपली हर चीज हो सके। सो ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब हर एक रीजन के लिए अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना दिए, राइट। अब अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, तो बहुत ही इजी था। तो फ्यूडल सिस्टम में लोगों को बहुत परेशानियां वगैरह हो रही थी, उनके ऊपर रूल किया जा रहा था वगैरह वो सब कुछ। सो उसने एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम, फ्रीड पीसन्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। अब पीसन्स को बहुत ही तकलीफ होती थी, वाई, बिकॉज उन्हें सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज के थ्रू जाना पड़ता था, उनके ऊपर ये बोझ था सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज का। सो फ्रीड पीसन्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। सो नेपोलियन ने क्या किया, रिफॉर्म बनाया, मेजर लिया कि पीसन्स के ऊपर भी सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा, उन्हें फ्री कर दिया सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज के थ्रू। गाइड रिस्ट्रिक्शंस और रिमूव। अब गाइड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, अब पहले ये अलाउ नहीं था कि तुम अपना ही ग्रुप बना के इनके विरुद्ध जा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। सो अपना ही ग्रुप बना के कुछ ना कुछ तो करना, ये अलाउ नहीं था पहले। गाइड रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या, अब फॉर एग्जांपल अब इतना रीजन है, राइट। अब इतने रीजन के अंदर रहते हैं लोग, राइट, इतने रीजन के अंदर रहते हैं लोग। सो जो इतने रीजन के अंदर रहते हैं वही अपना ग्रुप बना सकते हैं, इस गाइड रिस्ट्रिक्शन के बाहर नहीं जा सकते। इस गाइड रिस्ट्रिक्शन के बाहर जो लोग हैं इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इनके साथ ग्रुप नहीं बना सकते। बट नेपोलियन ने क्या किया, ये गाइड रिस्ट्रिक्शंस थे, जो गाइड रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए। मतलब अब ये जो लोग रहेंगे ये बाहर वाले लोगों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो इनके साथ भी ग्रुप बना के कुछ ना कुछ प्लान बना सकते हैं। सो गाइड रिस्ट्रिक्शंस ये थी जो गाइड रिस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने रिमूव कर दी। अब आगे आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आपको तो पता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। सो ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो लोगों को लग रहा था कि उनके हित में है, बट ऐसी भी चीजें थी जो लोगों के हित में नहीं जा रही थी, जो लोगों को ज्यादा परेशान कर रही थी। वो था टैक्सेशन में इंक्रीज होना, इंक्रीज द टैक्सेशन। मतलब क्या, जो पहले टैक्सेशन था, जो टैक्स पहले लगता था उससे ज्यादा टैक्स अभी लोगों पे लगने लगा था। लोगों पे मतलब लोगों के द्वारा देना पड़ता था नेपोलियन को या जो भी सिस्टम रहता था उसको। अब क्या हुआ, इसके वजह से लोगों पे ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। अभी टैक्सेशन लिया क्यों जाता था, आर्मी फॉर्म करनी है, सो आर्मी फॉर्म करनी है, फिर नेशन को चलाना है। तो नेपोलियन को सबसे ज्यादा किस चीज में रुचि थी, आर्मी में थी, क्योंकि उन्हें और भी चीजें मींस और भी टेरिटरीज कॉन्कर करनी थी, राइट। अब क्या किया, टैक्सेशन लिया, मतलब टैक्स लगा के पैसे लेना स्टार्ट कर दिया, आर्मी को और भी परफेक्ट किया और फिर बाकी की चीजों को मतलब बाकी के टेरिटरीज को कॉन्कर करने का प्लान स्टार्ट कर दिया, राइट। इसलिए टैक्सेशन को इंक्रीज किया। सेंसरशिप लग गया, अभी हर चीज पे सेंसरशिप, लाइक न्यूज़पेपर हो गया, मीडिया हो गया, पब्लिक हो गई, इन सब चीजों में सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब कैसा, हम पिक्चर्स में देखते हैं, राइट। अब सेंसरशिप उसमें कैसा होता है कि मूवी डायरेक्ट करने से पहले कि जाए वो लोग देखे, उससे पहले सेंसर की जाती है, मतलब कौन सा सीन अच्छा है कौन सा सीन बुरा है, राइट। अब उसमें से सेंसर किया जाता है कि ये पब्लिक तक नहीं जाना चाहिए वगैरह ये सब कुछ। सो सेंसरशिप अब ये लगा फ्रांस और जो भी अंडर कंट्रोल एरियाज थे नेपोलियन के अंडर, वो उसमें भी सेंसरशिप लग गया। मतलब क्या, न्यूज़पेपर में ऐसी कोई भी बात नहीं छपेगी जो नेपोलियन के अगेंस्ट होगी, उनके आर्मी के अगेंस्ट होगी, उनके सिस्टम के अगेंस्ट होगी। मीडिया ऐसी कोई भी चीज नहीं देगा जो नेपोलियन के अगेंस्ट होगी। सो जो भी नेपोलियन के अगेंस्ट जाता था वो मतलब समझ लो वो गया, राइट। सो सेंसरशिप मतलब क्या, मीडिया को कंट्रोल में ले लिया, न्यूज़पेपर को कंट्रोल में ले लिया, और अभी वही छपेगा जो वो चाहता था, वही मीडिया में आएगा जो वो चाहता था, मतलब उनके बारे में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इन फ्रेंच आर्मी, ये तो बहुत बुरा था।
आर्मी में जाना नहीं है, तभी भी लोगों को खींच खींच के लाया जाता था कि फ्रेंच आर्मी में जुड़ जाए वो। क्यों? अभी ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द यूरोप था या रेस्ट ऑफ द टेरिटरीज बची हुई थी उसके ऊपर भी कॉन्कर करना था, उसको भी जीतना था नेपोलियन को। सो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया, मतलब लोगों को फोर्सफुली डाल दिया गया आर्मी में कि तुम भी आओ, तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें आना ही पड़ेगा और फिर तुम्हें हेल्प करना पड़ेगा टू कॉन्कर दी रेस्ट ऑफ द यूरोप या टेरिटरी जो भी बचा हुआ है। सो ये था नेगेटिव पॉइंट, और ये सिर्फ 3 जो पॉइंट है ना, ये पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहे थे, ज्यादा लागू किए गए थे ये पॉइंट्स। सो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके सामने कुछ नहीं लग रहे थे। सो क्यों? क्योंकि टैक्स इंक्रीज किया गया उस तो फार्मर के ऊपर, बिजनेसमैन के लिए कुछ नहीं था, बट फार्मर जो पुअर है उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ गया, इसीलिए टैक्स इंक्रीज का ये पॉइंट जो था ये नेगेटिव लगने लगा। फिर सेंसरशिप, ये भी नेगेटिव लगने लगा। सो ये जो पॉइंट्स थे ये सब थोड़े से नेगेटिव जा रहे थे लोगों के लिए, उनके हित में नहीं जा रहे थे। सो यही जो पॉइंट्स थे ये मेजर्स लिए गए थे, और जिसमें से ज्यादातर नेगेटिव पॉइंट अफेक्ट कर रहे थे, पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे थे। सो यही सब कुछ था इस वीडियो में। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है फ्रेंड्स। अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है आने वाले वीडियोस भी आपके लिए प्रिफरेबल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इसी तरह से वीडियोस हेल्प करेंगे आपकी भी और आपके दोस्तों की भी, आपके फ्रेंड्स की भी, आपके क्लासमेट होंगे उनकी, या दूसरे बच्चे भी होंगे उनकी, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है: शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।